भारतीय कृषि सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की 1 अरब से ज्यादा लोगों की जीवन रेखा है। तो चलिए आज हम इसी विशाल और महत्वपूर्ण दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही जरूरी आंकड़े से करते हैं। सोचिए, भारत की लगभग 70% आबादी, मतलब हर 10 में से 7 लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे या फिर किसी न किसी तरह से खेतीबाड़ी पर ही निर्भर हैं। और हाँ, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो हजारों सालों से चली आ रही एक परंपरा है, एक कला है जो आज भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। तो आज हम किन किन चीजों पर नजर डालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर क्यों कृषि को इस देश की जीवन रेखा कहा जाता है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरे भारत में असल में खेती की कैसे जाती है। तो भारत में खेती होती कैसे है? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। यहाँ खेती करने के कई अलग अलग तरीके हैं और हर तरीके का अपना एक अलग मकसद और अपनी एक अलग कहानी है। इनमें से एक बहुत ही पुरानी मतलब आदिम खेती की एक पद्धति है जिसे कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। इसमें किसान जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करते हैं, वहां खेती करते हैं और फिर जमीन को आराम देने के लिए कुछ सालों बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। और यही तो भारत की खूबसूरती है ना? एक ही तकनीक लेकिन देश के अलग अलग कोनों में उसके कितने सारे नाम हैं। कहीं इसे जूम कहते हैं तो कहीं पामलू, कहीं दीपा। ये विविधता कमाल की है। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। एक तरफ है गहन कृषि, जहां परिवार अपने छोटे से खेत पर सिर्फ गुजारे के लिए मेहनत करता है, और दूसरी तरफ है वाणिज्यिक कृषि, जहां बड़े बड़े खेतों में आधुनिक मशीनों से बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती हैं। भारत में खेती सिर्फ जमीन पर मेहनत करना नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति की लय के साथ चलना है। यहाँ हर चीज मॉनसून और मौसम के चक्कर पर टिकी हुई है। तो मोटे तौर पर 2 मुख्य मौसम होते हैं। एक है रबी, जिसे हम सर्दियों की फसल कह सकते हैं, और दूसरा है खरीफ, जो मानसून की फसल है। दोनों की बुवाई और कटाई का समय और फसलें सब कुछ अलग अलग होता है। लेकिन रुकिए, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा मौसम और आता है। इसे कहते हैं जायद। इस मौसम में तरबूज, खरबूजे और खीरे जैसी फसलें उगाई जाती हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि मौसम कौन कौन से हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन अलग अलग मौसमों और इलाकों में आखिर उगाया क्या क्या जाता है। और भारत की जमीन की बात करें तो यहाँ की विविधता कमाल की है। एक तरफ तो खाने के लिए चावल और गेहूं जैसे अनाज हैं, तो दूसरी तरफ बेचने के लिए कपास और चाय जैसी फसलें भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं चावल की, जो कि करोड़ों लोगों का पेट भरता है। लेकिन चावल उगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे चाहिए खूब गर्मी और ढेर सारा पानी। इसीलिए तो इसका सीधा नाता मानसून से है। अब आते हैं गेहूं पर, जो हमारा दूसरा सबसे जरूरी अनाज है, और इसकी जरूरतें चावल से एकदम अलग हैं। इसे बढ़ने के लिए ठंडी सर्दियां चाहिए और कटाई के वक्त चाहिए खिली खिली धूप। अच्छा, सिर्फ चावल गेहूं ही नहीं है। जरा देखिए, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, जो बहुत पौष्टिक होते हैं। फिर असम और दार्जिलिंग की चाय, गुजरात और महाराष्ट्र की कपास, और जूट, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इतने सालों में कृषि में क्या बदलाव आए हैं और आज इसके सामने क्या चुनौतियां हैं। आज़ादी के बाद भारत की कृषि ने एक लंबा सफर तय किया है। यहाँ कई क्रांतियां हुईं, जैसे हरित क्रांति, जिसने हमें अनाज में आत्मनिर्भर बनाया, श्वेत क्रांति, जिसने दूध का उत्पादन बढ़ाया, और तिलहन के लिए पीली क्रांति। अब सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही काफी नहीं था। किसानों को सहारा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए। ये एक तरह का सुरक्षा कवच था, जैसे फसल बीमा, आसान लोन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, और फसलों का सही दाम दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकला? जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि भारत आज कहाँ खड़ा है। हम दालों के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 हैं और चावल और गन्ने में दूसरे नंबर पर। ये वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इतनी सारी कामयाबियों के बाद भी एक बड़ी चुनौती आज भी मुंह बाए खड़ी है, और वो है दुनिया भर के बाजारों से मुकाबला। आज हमारे किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कड़ी टक्कर मिल रही है।
और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं कि इस तेजी से बदलती दुनिया में भारतीय कृषि का भविष्य आखिर क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।